हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, यूनिट 2 चल रही है उसकी। और हमने इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड आता है, वो कवर कर लिया है। एंड आई एम होपिंग कि आपने वो समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा और रिवाइज कर लिया होगा। आज इस लेक्चर वीडियो से हम शुरू करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, यानी कि 50% थ्योरी, 50% न्यूमेरिकल। तो इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत होते हैं, और अगर इसे सही तरीके से सॉल्व किया जाए तो काफी स्कोरिंग भी रहता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो, दैट इज पार्ट 12 या कह लीजिए लेक्चर 12, हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके फॉर्मूले पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है। Measure of dispersion refers to the extent to which data value are spread or scattered around a central value, that is mean, median, and mode. While the measure of central tendency shows the average, measure of dispersion shows the degree of variability or consistency in the data. जहां पे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में एक एवरेज, एक वैल्यू निकाली थी, वहीं पे डिस्पर्जन हमें एक डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी शो करता है। ये एक कह लीजिए सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मोड मीडियन का आगे का एक्सटेंट है, आगे का ही पार्ट है। इससे हम और ज्यादा एक्यूरेटली उस डेटा के बारे में पता लगा सकते हैं। A lower dispersion indicates more consistency, while higher dispersion indicates great variability. यहां तक समझ आया? तो हमारा डिफरेंस क्या बैठा इसमें कि extent to which the data value are spread or scattered around a central value, that is mean, median, and mode. While the central tendency shows the average, measure of dispersion shows the variability or consistency. अगर लोअर डिस्पर्जन होगा तो वो मोर कंसिस्टेंसी को शो करता है, वाइल हायर डिस्पर्जन होगा तो वो वेरिएबिलिटी को शो करता है। यहां तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला मेजर। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ऑफ कोर्स उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है। डिस्पर्जन में भी बहुत टाइप के मेजर्स होते हैं, जिसमें पहला मेजर आपका आता है रेंज। रेंज, कॉमर्स वाले बच्चों ने ये नाम सुना होगा, स्टैट्स में आता है। अगर आपने 10 तक स्टैट्स ली है, पढ़ी है, नॉन कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर रही हूं, तो आपने ये नाम सुना होगा। अगर कोई बात नहीं सुना तो मैं बताती हूँ रेंज का मतलब होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। मान लीजिए कोई भी डेटा गिवन है, ठीक है, एक्स ही मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये डेटा गिवन है। इसकी सबसे कम वाली वैल्यू और सबसे ज्यादा वाली वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो आपका रेंज होता है। यहां तक बात समझ आई? इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस। L डिनोट्स टू लार्जेस्ट वैल्यू, S डिनोट्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? इसके आप देखते हैं मेरिट्स। सिंपल होता है, इजीली अंडरस्टैंड है। बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, हाईली अनस्टेबल, ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज है तो ये अनस्टेबल है। अगर हमारा छोटा डेटा सेट है तो हम रेंज अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला सिंपल फॉर्मूला है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमें बहुत एक्यूरेट कोई फिगर चाहिए, कोई काउंट चाहिए, तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते ना वहीं पे। अच्छा, अब इसके जो भी मेजर्स होंगे उसके साथ उसके कोएफिशिएंट्स जुड़ते हैं। कोएफिशिएंट्स कैसे होगा रेंज का? दैट इज L माइनस एस, जो कि आपने यहाँ पे निकाला है, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। याद रखेंगे, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, ये इसका कोएफिशिएंट होता है। जब भी आपसे रेंज निकालने को बोला जाए तो आप रेंज के साथ कोएफिशिएंट निकाल कर आएंगे, चाहे पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा। इससे कोई मैटर नहीं है कि अगर आप ये कहते हैं कि अरे कोएफिशिएंट तो पूछा ही नहीं गया था। अगर रेंज या और भी कोई मेजर डिस्पर्जन का पूछा जा रहा है तो आप उसका कोएफिशिएंट निकाल कर जरूर आएंगे, तभी आंसर आपका पूरा माना जाता है। रेंज समझ आया? चलिए, सेकंड है इसका क्वार्टाइल, डेक्टाइल एंड परसेंटाइल्स। अब ये क्या होते हैं? ये इसका सेकंड मेजर है, किसका? डिस्पर्जन का। क्वार्टाइल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल होता है जो 25% का होता है। क्वार्टाइल 2 या Q2 के नाम से, जिसे हम मीडियन कहते हैं, 50%। Q3 होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल, जिसे हम कहते हैं 75%। यहां तक समझ आया? देन हम बात करते हैं अपने डेक्टाइल्स की। इसे 4 ऐसे लिखेंगे। डेक्टाइल्स जो होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। 10
अभी मैं बताऊंगी कि हम ये लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, इसे 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, दैट इज D1 से D9 तक। परसेंटाइल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, एंड ऑफ कोर्स इसके भी कोएफिशिएंट्स होते हैं, P1 से P99। इसे P से डिनोट करते हैं, इसे D से और इसे Q से। These are positional measures used to understand data distribution। यहां तक समझ आया? क्वार्टाइल को बांटा जाएगा 4 में, डेक्टाइल को बांटा जाएगा 10 में, और परसेंटाइल को बांटा जाएगा 100 में। अब मैं बताऊंगी हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा। थर्ड आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR जिसे हम कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज स्प्रेड्स दी मिडल 50% ऑफ द डेटा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि Q1 हमने निकाला ना 75%, Q1 75% माइनस 25%। आपसे कोई भी Q2 निकालने को नहीं कहेगा, क्योंकि अगर कोई आपसे Q2 निकालने को कह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे मीडियन निकालने के लिए कह रहा है। मान लीजिए अगर वो सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है तो वो आपको डायरेक्टली मीडियन बोलेगा, वरना अगर आपका इसमें ये क्वार्टाइल वाला अगर क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहेगा फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो आपको समझ आना है Q1, Q2 और Q3 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूले साथ के साथ नोट करते चलें, अपना एक शॉर्ट नोट बना लें जो एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सके। एग्जाम्स के लिए इसके फॉर्मूलेज का नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q0। मेरिट क्या होता है इसका? नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, डीमेरिट इग्नोर हाफ ऑफ द डेटा। यहां तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फोर्थ मेजर की, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, मेजर ऑफ डिस्पर्जन अराउंड द मीडियन। यहां तक बात आई। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका कोएफिशिएंट हमें निकालना है। जैसे कि मैंने रेंज में बताया, बिना कोएफिशिएंट के कोई आंसर प्रॉपर पूरा नहीं माना जाता। तो सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में माइनस लगाना है, देन आपको उसमें प्लस कर देना है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर क्वेश्चन में सेमी ये लिखा है कि फाइंड दी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वार्टाइल डेविएशन की ही बात हो रही है। यहां तक समझ आया? चलिए, मीन डेविएशन टफ है, ध्यान से समझना। आगे चल के ऑफ कोर्स इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस होंगे, पर यहाँ पे आपको बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। Mean deviation is the average of absolute deviations of the observation from central value, mean, median and mode। अब देखिए फॉर्मूला मीन के लिए क्या होता है, मीन डेविएशन का सिग्मा, ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाय x बार, ये बार है, यहाँ पे बार है। x बार का मतलब क्या है? मीन ही तो है ना, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x बार का मतलब है मीन। यहां तक बात आई। मेरिट्स क्या होते हैं? बेटर देन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये। एब्सोल्यूट वैल्यूज मेक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मोर डिफिकल्ट। वहीं पे अगर हम इसकी कोएफिशिएंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है मीन डेविएशन का? MD डिवाइडेड बाय सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है आपका मीन मोड मीडियन। यहाँ पे हम सेंट्रल वैल्यू पढ़ रहे हैं ना, मीन मोड मीडियन। MD डिवाइडेड बाय जो भी है मीन मोड मीडियन, जो भी आ रहा है आपका, वो होता है ये। ठीक है, मीन डेविएशन समझ आया, बेसिक समझ आया, थ्योरेटिकल पार्ट समझ आ रहा है। न्यूमेरिकल पार्ट पे अभी इतना फोकस मत करो, फॉर्मुलेस पे अभी इतना फोकस मत करो, साथ साथ चलोगे तो समझ आ जाएगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन होता क्या है और क्या क्या उसमें फॉर्मुलेज में पुट होता है, क्या क्या जरूरी होता है। दैट इज मीन मोड मीडियन। आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मीन डेविएशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एवरेज डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन and is most widely used for dispersion। मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। 6 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कि n सिग्मा x माइनस सिग्मा बार या डैश भी कहते हैं आप इसे, इसका क्या मतलब होता है? मीन डिवाइडेड 2। मेरिट्स क्या है इसके?
rigidly defined, suitable for further analysis. Demerits क्या है? Complex calculation affected by the extreme values, ये इसके demerits हैं. वहीं पे coefficient of SG बोला जाए या CV coefficient of variance बोला जाए तो क्या होगा? Variance divided by sigma bar equals to 100. ये ऐसे इसका coefficient निकलता है. चलिए अब बात करते हैं वेरिएंस की. वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिप्रेजेंट्स द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन का ये होता है एक नल नल के तरीके से. ठीक है, अब आपने नल नहीं बोलना है, मैंने आपको समझाने के लिए नल बोला है, बट इसका ऐसे होता है नल की तरह से. ठीक है, ये इसका साइन होता है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. सिंपल है, यहां तक तो बहुत सिंपल है. और ये कहाँ का यूज होता है? स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च एनालिसिस में ये यूज होता है. चलें आगे बढ़ते हैं. लॉरेंस कर्व कम पूछा जाता है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, हो सकता है कि पूछा जाए. लॉरेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन कॉमनली यूज्ड टू स्टडी इनइक्वालिटी इन इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? द क्लोजर द कर्व इज टू द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन द लेस द इक्वालिटी inequality. The further it is, the greater the inequality. समझ आया? हालांकि इसका एक क्वेश्चन करना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. बहुत से लोगों ने तो, बहुत से स्टूडेंट्स ने तो ये नाम ही पहली बार सुना होगा. चलिए हम अपना टॉपिक समअप करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो क्या एक्सप्लेन करता है? स्प्रेड एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू मीन मोड मीडियन. They help to determine how consistent or scattered the observation are, which central tendency alone cannot show. Simple measures like range give a basic idea of variation, while advanced measures such as standard deviation and variance provide accurate and reliable results. Positional measures and Lorentz curve further helps in understanding distribution and inequality. Overall, the measure of dispersion are essential for comparison, decision making and proper interpretation of the data. यहाँ पे हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो बहुत सारे मेजर्स हमने पढ़े हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, लॉरेंस कर्व, ये सारे मेजर्स होते हैं किसके? डिस्पर्शन के. ये सब हमने डिस्कस किया. आगे के लेक्चर वीडियोस में हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो. और अगर समझ और पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड. बाय.